चैप्टर फर्स्ट है एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, व्हाट हैपन्स व्हेन। क्या होता है जब आपके घर में रात को दूध बाहर ही रह जाए, गर्मियों के टाइम पे ख़राब हो जाएगा। एन आयरन तवा या पैन है, उसे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखो यानी भीगेपन में रख दो, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा यानी रस्टिंग हो जाएगी। ग्रेप्स जो है इट गेट टर्मेंटेड। और फूड अगर आपका कुक है, फूड कुक हो रहा है तो क्या हो रहा है, फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, वी रिस्पायर, हम सांस ले रहे हैं। ये हैं क्या सारे, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। तो क्या डिफाइन हुई इसकी कि आर द प्रोसेस, वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन विच न्यू सब्सटेंस in which new substance is formed, new substance and new properties, with new properties, तो with new properties बनती है। तो ये डिफाइन है इसके लिए, with new properties बनती हैं, उसे आप कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। फिर आगे पढ़ें तो क्या लिखा है, इन द अबाउट सिचुएशन में नेचर आइडेंटिफाई करो ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस का। वी हैव ऑलरेडी लर्न कि वो पहले केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जो भी केमिकल चेंज होता है एक तरह से वो केमिकल रिएक्शंस ही होती हैं। तो ये सारी की सारी जो रिएक्शंस ऊपर दी हुई थी, जो भी हो रखा था उनमें सब में केमिकली चेंज हो गया है, यानी वो केमिकली रिएक्ट हो गई हैं। ये इन्फॉर्मेशन सारी दी है। व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डिफाइन जो बुक ने दी है वो थोड़ी अच्छी नहीं है। सम एक्टिविटीज़ इसने क्लियरली दी नहीं है, कहा है बस इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें कुछ केमिकल चेंज हो उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो अच्छी है जिसमें लिखा है कि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट है आपके पास ये एक्टिविटी जो इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है, उसे आपने टंग से उठाया है, टोंग से पकड़ के उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो, उसे जला रहे हो और वो जल के उसकी जो एशेज़ हैं वो यहाँ गिर रहे हैं। जलने वक्त उसमें से बहुत अच्छी सी फ्लेम निकलती है, वाइट डिजलिंग फ्लेम निकलती है और ये जो बचता है वो आपका मैग्नीशियम पाउडर बचता है। तो इस एक्टिविटी में पढ़ें क्या क्या है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंट चाहिए होगा। इफ स्टूडेंट वेयर आई प्रोटेक्शन पहन लेना चाहिए, क्योंकि जब भी जलाने से रिलेटेड केमिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको हमेशा एक ग्लासेस मिलते हैं वहाँ से स्कूल से, वो पहनने चाहिए। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना चाहिए अबाउट 2 सेंटीमीटर तक, और सैंड पेपर से रगड़ के ऐसा क्यों, क्योंकि अगर उसके बाहर कोई भी कोटिंग हो तो वो कोटिंग रिमूव हो जाए और हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल पाए, इसलिए उसे हम पहले साफ़ करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर से। तो होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग में उसे पकड़ा एंड बर्न करा उसे अपने स्प्रिट लाइट में। स्प्रिट लाइट इसलिए कहा जाता है इसे, इसके अंदर स्प्रिट होती है जो जलती है, दैट वाइज से स्प्रिट लैम्प कहते हैं, या बर्नर से जला लो। एशेज़ तो फॉर्म, जो एशेज़ बची हैं उसे अपने नीचे वॉच ग्लास रखा है उसमें इकट्ठी करो। और तुमने क्या देखा, तो चलिए पीछे बताएंगे हमने क्या देखा। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डिजलिंग वाइट फ्लेम, चमकती हुई वाइट फ्लेम की तरह उसकी रोशनी आ रही थी, एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर में चेंज हो गया, और दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो नीचे पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इन द एयर। और ये हुआ क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है हवा में। ये एक्टिविटी है 3। टेक ए न्यू, ये एक और एक्टिविटी है 1.2 में भी 1.3 में भी। लेड नाइट्रेट लिया आपने, लेड नाइट्रेट देखने में बिल्कुल पानी जैसा लगता है, सॉल्यूशन लिया है क्योंकि लेड नाइट्रेट का, और इन्हें टेस्ट ट्यूब में। और दूसरे में पोटाशियम आयोडाइड लिया है, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3(2), ये लेड नाइट्रेट है, और लेड नाइट्रेट का डिफाइन वो हो गया। पोटाशियम आयोडाइड यानी Ki, एक में Ki लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो देखो डिस्प्ले जगह बदल जाएंगी और आई लेड के साथ जुड़ जाएगा, लेड आयोडाइड हो जाएगा और ये पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो उसने कहा इसकी रिएक्शन कराओ। दूसरी रिएक्शन भी पढ़ते हैं, दूसरे में क्या कहा है, पूरी चैप्टर रिएक्शन से भरा हुआ है बस। टेक ए न्यू जिंक ग्रैन्यूल, फ्यू जिंक ग्रैन्यूल, कुछ जिंक ग्रैन्यूल लो, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लो और कॉनिकल फ्लास्क में डाल दो टेस्ट ट्यूब के, और थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें या सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा होगा, और उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना क्योंकि उसमें एसिड है। और थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या देखने को मिलेगा वो देखो। तो चलिए हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिले। इसमें रिएक्टिविटी बताई नहीं होती लेकिन डायग्राम में नीचे समझा रखी है।
तो ये आपके पास है कि इसमें आपने जिंक के ग्रैन्यूल डाल के, ये वाली नहीं दिखाई, जिंक ग्रैन्यूल डाल के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रखा है, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। तो जिंक रिएक्ट कर जाएगा H2SO4 से। रिएक्शन वो देते नहीं है, तुम्हें खुद लिखनी पड़ती है। तो जिंक सल्फेट हो गया, क्योंकि उसमें से एसिड को, हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है मेटल, तो ZnSO4 हो गया और H2 गैस अलग से बन जाएगी। और इस समय यहाँ पर ये थर्मल जो फ्लास्क है ये गर्म भी हो जाएगा, क्योंकि जब रिएक्शंस होती है एसिड की किसी के साथ तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, यानी एक्सोथर्मिक होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब है नीचे पैसेज फ्रॉम द अबाउ एक्टिविटीज़ वी कैन से दैट एनी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस। ये केमिकल रिएक्शन हो गई है, इसको शो करते हैं। चेंज इन स्टेट, या तो स्टेट में चेंज हो गया होगा, स्टेट में चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड हो गया होगा, या लिक्विड से सॉलिड वेपर हो गया होगा। जैसे तुम्हें पता है कैंडल को अगर तुम बर्न करते हो तो जो उसकी वैक्स है वो सॉलिड थी पहले, फिर लिक्विड या वेपर में कन्वर्ट हो गई होगी। तो किसी न किसी की स्टेट में चेंज आया होगा, या चेंज इन कलर में चेंज आ गया होगा, या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस निकली होगी, जैसे इसमें से गैस निकली थी, और चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर हुआ होगा। इस वाले केस में तो ये दोनों हुए, चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हुआ, चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ, क्योंकि हीट जनरेट हुई थी तो उसने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया था। तो एज वी चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं, और केमिकल रिएक्शन एक तरह के केमिकल चेंज को ही कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी केमिकल इक्वेशन का टॉपिक और केमिकल इक्वेशन की डिफ़ाइन। केमिकल इक्वेशन की डिफ़ाइन में आपके लिए है कि ऐसी कोई भी इक्वेशन जिनको हम सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करें वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम रिबन हमने बर्न किया था, तो अगर हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Mg+O2, और फिर हमारे पास हो जाएगा NgO, और प्लस में आपके पास जो भी बचेगा एसिड, वैसे जितना ही आएगा बस MgO बन गया। तो ये आपकी रिएक्शंस है। तो केमिकल रिएक्शन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज की या केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल इक्वेशन का डिफ़ाइन क्या है, केमिकल इक्वेशन का डिफ़ाइन है ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। बुक में NCERT है, बहुत अच्छे से कुछ लिखा ही नहीं होता। ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो आप कहोगे एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक वो है रिप्रेजेंटेशन है। तो जैसे बुक में दिखाया है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये तो वर्ड्स में लिखा है, इसी इक्वेशन को जो सिंबल में लिखोगे तो कहलाएगा वो केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड में होता है और जो प्लस का साइन लगता है बीच में, ये सब बातें जितनी भी चीज़ें आपने ऐड की होंगी प्लस का साइन लगेगा। अगर प्रोडक्ट भी 2 से ज़्यादा आएंगे तो उसके बीच में प्लस का साइन लगेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। नेक्स्ट वन है आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी क्या ज़रूरत होती है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताते हैं। चलिए, यही वैसे इस चैप्टर की मेन जान यही है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना। अगर H2O को हम तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए तो H2O2 बनेगा, या H2O2 को कंबाइन करते हैं तो ये बनता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसमें H2 है, इसमें O2 है, इसमें तो H2 है लेकिन ये एक ही है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। गिनती कर रहे हैं तो बैलेंस नहीं हो रही है। तो हम क्या करें, अगर यहाँ 2 लगा दें और यहाँ भी 2 लगा दें, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, वो हो गए 4, O कितने हो गए, O जो आगे होता है 2, वो दोनों को रिप्रेजेंट करता है, तो O कितना हो गया, वो भी 2 हो गया। तो इस तरह से आपके, और इधर की तरफ भी देखो H कितने 4 और O कितने 2, दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों तरफ जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तब उन्हें कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब रिएक्टेंट क्या होते हैं वो ही बता देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे तुमने मैग्नीशियम वाली इक्वेशन की, मैग्नीशियम प्लस में O2, इन दोनों की रिएक्शन हुई है तो इनको रिएक्टेंट कहते हैं। इन दोनों की रिएक्शंस की वजह से जो बन गया वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो ये आपका प्रोडक्ट है और जबकि ये आपका रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट्स होते हैं जो राइट हैंड साइड में होते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। और इसके अंदर जितने, जैसे इसमें Mg1 है, इसमें भी Mg1 है, लेकिन देखो इसमें तो O1 है लेकिन इसमें O2 है। तो अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है तो मुझे यहाँ 2 देना पड़ेगा क्योंकि मुझे O2 बनाने हैं, लेकिन यहाँ अब Mg2 हो गए, फिर Mg को भी 2 बनाने हैं तो यहाँ भी Mg2 बना दो। अब गिनो, यहाँ 2 Mg है, O2 भी 2 है, और यहाँ भी 2 Mg है और O भी 2 है। तो इसे कहते हैं बैलेंस करना, बैलेंसिंग करना
तो नेक्स्ट पे इसमें पूछा है कि क्यों बैलेंसिंग करना क्यों पड़ता है, क्योंकि हमने 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो अगर हम जैसे अभी हम चेंज कर दें कि ये H2 है और ये O2 है और इसको बना दें हम H2O, कहेंगे इक्वेशन ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं इक्वेशन ठीक नहीं है क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ देखो इसके एलिमेंट 2 हैं जब और इसका मास 2 है और इसका मास होगा 16 2 32, तो 32 इसका मास है तो 34 हो गया राइट हैंड का मास, जबकि यहाँ पर इसका मास 2 और इसका मास 16 सिर्फ 18 हो गया, तो ये बैलेंस नहीं है। तो फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास को बराबर रखने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में इसलिए बैलेंस करना नेसेसरी होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने 9th में पढ़ा था, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, वो हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों होना चाहिए, टू प्रिवेंट द टू फॉलो द, क्या लिखोगे आप सीधा, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है और मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपकी डिफाइन हो गई। स्केल्टन कहा जाता है उन रिएक्शंस को, स्केल्टन रिएक्शन कहा जाता है उन रिएक्शंस को जो बैलेंस नहीं होती। तो नीचे में उसकी डिफाइन होगी, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट सेम बिफोर आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, हैंस द नीड टू बैलेंस ए स्केल्टल केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ स्केल्टल केमिकल रिएक्शन की डिफाइन नहीं दे रखी, तो अपने आप लिखोगे अनबैलेंस्ड, ए अनबैलेंस जो बैलेंस नहीं है, एक अनबैलेंस रिएक्शन इज नाउन एज स्केल्टल रिएक्शन। तो अनबैलेंस को कहते हैं स्केल्टल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ है वो स्केल्टल रिएक्शन जिसे अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं। सपोज देखो यहाँ देखा है ये जिंक है, ये H2SO4 है, ये जिंक सल्फेट और ये H2। अब जरा गिनते हैं, जिंक एक है, चलिए जिंक तो एक है, दोनों साइड एक है, हाँ दोनों साइड एक एक है, ठीक है। अब H को देखते हैं, इस साइड H2 है, उस साइड भी H2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। फिर S को देखो, S इस तरफ भी एक है, उस तरफ भी एक है, O इस तरफ 4, पहले वाली तरफ 4 है और दूसरी वाली तरफ भी 4 है। देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर बराबर है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। तो ऐसे ही कुछ और इक्वेशंस भी होनी चाहिए। देखो इसने भी ये बना के दिखाया आपको कि वो सेम है। तो ऐसी इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती हैं जिसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मास होगा, जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, वो राइट साइड में भी होंगे। नेक्स्ट में है आपके पास कुछ और नीचे भी दे रखा है, जैसे अब नीचे वाले में देखिए एक और केमिकल रिएक्शन दे रखी है जिसे बैलेंस करना है, जिसे पीछे बैलेंस करके दिखाया होगा, लेकिन हम पहले बैलेंस खुद करें। Fe को देखते हैं, जैसे इसने यहाँ लिखा है तो हम भी ऐसे लिखेंगे कि Fe यानी कि आयरन, H और O, यही 3 चीज़ें हैं। पहले में Fe 1 है लेकिन दूसरी साइड Fe 3 है। पहली साइड में H 2 है लेकिन दूसरी साइड में O है 4, नहीं H तो 2 है और उस साइड में H भी 2 है, और इस साइड में O जो है एक ही है पहली साइड में, जबकि इस साइड में 4 है। अब देखो ये बिल्कुल बैलेंस नहीं है, स्केल्टल है। अब इसे बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर मैं यहाँ Fe को 3 से इंटू कर दूँ तो Fe भी 3 बन गया, ठीक है। अब मेरी दिक्कत कौन सी वाली है, O वाली। O इसके पास तो कितने हैं, 4 है, जबकि उसके पास O कितने हैं, अब उसके पास O अभी भी एक ही है, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर H2O के आगे 4 लिख दो तो अब इसके पास जो H हैं वो 8 हो गए। अब हमने एक को ठीक करने की कोशिश करी, इसे, जिसकी वजह से 4 हो गए, लेकिन उसकी वजह से H का काम ख़राब हो गया और H 8 हो गए। अब यहाँ H 8 है लेकिन यहाँ 2 है, तो इस तरफ भी 8 बना दो, तो इस तरफ भी 4 से इंटू कर दिया तो यहाँ भी क्या बन गए, 8। तो ऐसे करते हैं बैलेंसिंग। इस चैप्टर में बैलेंसिंग ही सबसे मेन है, तो ये बैलेंसिंग हो गई। इन्होंने बैलेंसिंग करके दिखा रखी है और ये आपने बैलेंसिंग करी है। देखो 3 4 H2O हमने भी ऐसी की थी अभी, तो ये बैलेंस हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने गिन लिए, दोनों तरफ सेम है। अब राइट सिंबॉलिक फिजिकल स्टेट बताओ, तो देखो जैसे इसके Fe के ब्रैकेट में लिखा है S, यानी कि सॉलिड है, ये सॉलिड को शो करता है, G वो गैस को शो करता है, और फिर Fe3O फिर S है यानी सॉलिड है, और H2 फिर क्या है, गैस है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, आपको राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स हैं, ये फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है। तो
तो उसके बारे में बताया गया है कि फिज़िकल स्टेट लिखो। कभी कभी आपको ये नहीं लिखी हुई दे रखी होती, पेपर में भी नहीं लिखी होगी, और आपसे कहा जाएगा आप सबके सिंबल्स जो उसके फिज़िकल स्टेट है वो लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि H2 हमेशा गैस की फॉर्म में होता है, Fe कभी कभी लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, लेकिन मोस्टली सॉलिड की फॉर्म में होता है। H2O हर फॉर्म में हो सकता है, H2O गैस की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये इसमें इसके फिजिकल स्टेट हैं, जब क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तब देखेंगे इसके बारे में। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट में आपको देखो नीचे फिर दोबारा वही सिंबल स्टेट आपको सारी फिजिकल स्टेट सहित दे रखा है। नोट दैट सिंबल जो है इसका G यानी गैस होगा, H2O टू इंडिकेट दैट कि वाटर जो यूज़ हो रही है वो स्ट्रीम वाली हो रही है, क्योंकि प्योर पानी तो रिएक्ट करता ही नहीं है कभी भी आयरन से, वो हमेशा स्टीम से ही रिएक्ट करता है। फिजिकल स्टेट आर नॉट इंड्यूस केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई दम। तो फिजिकल स्टेट हर बार दी नहीं होती, जब तक आपसे कहा नहीं जाता कि फिजिकल स्टेट देना कंपलसरी है तब तक हम ना भी दें तो चलेगा, लेकिन अगर कहा जाएगा फिजिकल स्टेट देनी है तो देनी ही पड़ेगी। जैसे कि ये है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसे H2 गैस से रिप्रेजेंट वो किया है, मोनोऑक्साइड भी एक गैस ही होती है, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसको 340 एटमॉस्फेरिक में रखा गया यानी एटमॉस्फेयर में, और ये बन गया उससे, ठीक है, तो अल्कोहल कहते हैं इसे। तो वैसे ही नीचे वाले रिएक्शन है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जो कि आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करते हैं और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और सब में देखो जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो एक्वस फॉर्म में होती है, और जो ग्लूकोज रिलीज़ होते हैं वो भी एक्वस फॉर्म में होती है, जबकि ये वाटर लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होती है। तो ये सारे सिंबल दिखाने के लिए ही आपको सिखाए जा रहे हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों किया था? उसे क्लीन किया था टू रिमूव करने के लिए आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर को रिमूव करने के लिए, एंड गिव ए गुड रिजल्ट, जिसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट, रियल रिजल्ट मिलेगा। अगर मैग्नीशियम जब हवा में रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, तो उस समय मैग्नीशियम रिबन को नहीं जला रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले रिबन को जला रहे हैं, तो वो जो भी लेयर होगी उस लेयर को हटाने के काम आता है। तो आउटर लेयर को हटाने के काम आया। अब ये बैलेंस करनी है इक्वेशंस, और पहले लिखना भी है। देखो हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन कभी अकेला होता ही नहीं है, गैस है वो। वैसे ही नॉन मेटल कभी अकेले नहीं होते, तो वो Cl2 है। कब मेटल अकेले हो सकते हैं, जैसे आयरन अकेला हो सकता है, कॉपर अकेला हो सकता है, यहाँ 2 कभी नहीं होता है, ऐसे अकेले होते हैं ये, लेकिन नॉन मेटल हमेशा साथ में होते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन बन गया। तो पहले तो फार्मूला ये लिख लिया पूरा। अब देखा बैलेंसिंग नहीं है, इसमें H भी 2 है, Cl भी 2 है, तो लो जी यहाँ भी 2 लगा दो, तो H भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। जब भी किसी एक के आगे ऐसे लिखा होता है तो वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो H भी 2 हो गए, Cl भी 2 हो गए। इवन अगर आपके पास यहाँ लिखा है 2H2SO4, तो ये वाला 4 है, ये O की अपनी प्रॉपर्टी है, ये वाला 2 O की अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जो 2 यहाँ लिखा है वो 2 इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तो जैसे अगर इसी में पूछे कोई H कितने हैं तो H 4 है, इसी में पूछे कोई S कितने हैं तो S 2 है, इसी में पूछे O कितने हैं तो O 8 है, क्योंकि 4 4 2 जा 8। तो इस तरह से दिखाया जाता है। फिर है तुम्हारे पास बैरियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोरोसल्फेट की रिएक्शंस करवाई गई हैं। तो बैरियम क्लोराइड क्या होता है, BrCl, बैरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट यानी Al2, ये हो गया तुम्हारा 2 और SO4 और फिर ब्रैकेट के बाहर 3, एल्युमिनियम सल्फेट की रिएक्शन है। तो 1.2 का जो रहे हैं वो तुम्हारे को रिएक्शन भी देख रहे हैं कि तुम्हें आती है नहीं बतानी, आती बनानी। फिर अब ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट बोला है, तो बैरियम सल्फेट हो गया, और प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम, और ये हो गया तुम्हारा क्लोराइड। तो ये बन गई रिएक्शंस। अब इसे बैलेंस करो, चेक करो सब कुछ सही है। इसमें Br एक ही है, इसमें भी Br एक ही है, इसमें Cl 3 है लेकिन इसमें Cl एक ही है। तो अगर मैं यहाँ 3 कर लूँ उसको बैलेंस करने के लिए, तो हमें यहाँ भी 3 करना पड़ेगा। फिर अब Cl तो 3 हो गए, मगर उसकी वजह से SO4 3 ही चाहिए थे, बस इतनी बैलेंसिंग चाहिए होगी। Al2 भी है, एल्युमिनियम वाला भी 2 है, तो अगर एल्युमिनियम को 2 दोगे तो अब तो क्लोरीन 6 हो जाएंगे, तो अब यहाँ 6 देना पड़ेगा।
अब यहाँ क्या देना पड़ेगा 6, तो SO4 6 थे क्या? नहीं, SO4 तो 6 नहीं थे। तो कभी कभी बैलेंसिंग बहुत देर लगा देती है करने में, तो उसे बहुत पेशेंसली बैलेंस करना पड़ता है। तो पहले इक्वेशन लिखो, फिर उसे बैलेंस करो। तो इसी तरह से अगर सोडियम वाटर और सोडियम ऑक्साइड है तो ये भी नीचे वाले में भी यही है, पहले रिएक्शंस को सिंबल में लिखो, फिर उन्हें क्या करो, बैलेंस करो। तो प्रैक्टिस इन्हीं चीज़ों की सबसे ज़्यादा करनी होती है कि आपको